आज हम आपको E1 और E2 ग्रुप के छात्रों के लिए पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए टॉप क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लाए गए हैं। तो सीधे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, एक बिजली की प्रेस, टेबल, पंखा और पानी को गर्म करने का यंत्र एक घर में प्रयोग होते हैं। ये जुड़े हुए हैं। यानी किसी भी घर में, आपके घर में बिजली में प्रेस जो होता है बिजली का, जिसे आप आयरन बोलते हैं, टेबल, पंखा यानी फैन और पानी को गर्म करने का यंत्र यानी जिसे इमर्शन हीटर बोला जाता है। तो इन सभी को किस क्रम में जोड़ा जाता है? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको समझना है, क्योंकि अगर आप इस प्रश्न को समझ गएंगे तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, आपके घरों में जो वायरिंग होती है, मान लीजिए आपके घर में कोई बिजली का दो तार आता है, दो तार आपके बिजली का घर में आता है, जिसमें से एक आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, एक हो गया निगेटिव टर्मिनल। आपका टर्मिनल आया और आपने एक पंखा जोड़ दिया और एक बल्ब जोड़ दिया, एक आयरन जोड़ दिया और आपने इसके साथ कनेक्शन दे दिया। आपके पंखा और आयरन यानी इस्त्री और इसके साथ साथ आपका पानी गर्म करने का जो यंत्र है वो भी चलने लगा। पर दोस्तों जैसे ही आप इस कनेक्शन को, एक भी वायर को बीच से अलग करेंगे, तो आपका तीनों का तीनों जो यंत्र है वो बंद हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए हम घरों में जो वायरिंग करते हैं उसे समांतर क्रम में करते हैं। समांतर क्रम में करने का क्या फ़ायदा होता है? आपका दो वायर तो आया ही है, इसे हम जब जोड़ते हैं तो इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी अगर पंखे का दो वायर है तो एक वायर को तो हम पंखे के साथ सभी के क्रम में जोड़ देते हैं। यानी पंखे का एक वायर आपका, मान लीजिए ये आपका फेज है और ये आपका न्यूट्रल है, तो पंखे का एक वायर तो आपका फेज से हो जाएगा कनेक्ट। उसी प्रकार आपके पानी गर्म करने का जो यंत्र है वो भी आपका एक फेज से कनेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो भी घर में इलेक्ट्रिक उपकरण है वो आपका फेज से कनेक्ट हो जाएगा। पर जो आपका न्यूट्रल होगा इसे हम क्या करेंगे, इसे हम प्रत्येक के साथ लूप कर देंगे। यानी एक लूप इसके साथ जोड़ देंगे, एक इससे जोड़ देंगे। तो इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होता है कि हम जिस भी उपकरण को चाहें उस टाइम उसे बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने पंखा जोड़ दिया, यहाँ पे आयरन जोड़ दिया। तो हम जब भी चाहें, हम चाहे तो इसे भी बंद कर सकते हैं, हम चाहे तो इसे भी बंद कर सकते हैं, हम चाहे तो इसे भी बंद कर सकते हैं। पर दोस्तों श्रेणी क्रम में क्या समस्या थी कि श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते थे तो अगर हम एक किसी उपकरण को बंद करते थे तो हमारा तीनों का तीनों उपकरण बंद हो जाता था। इसीलिए घरों में जो वायरिंग की जाती है उसे हम समांतर क्रम में करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि घरों में जो वायरिंग की जाती है वो किस क्रम में की जाती है, तो घरों में जो वायरिंग की जाती है वो समांतर क्रम में की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इकाई है। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की इकाई है वेबर पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के 2019, 20 और इसके पिछले साल के भी क्वेश्चंस पेपर से ही लाए गए प्रश्न हैं। तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो 50% बनते हैं। तो हर एक प्रश्न को आप बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवायवीय एनएरोबिक बैक्टीरिया की धीमी क्रिया समुद्री जीव व पौधों को बदलती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझने लायक है। अवायवीय बैक्टीरिया की धीमी क्रिया समुद्री जीव व पौधों को बदलती है। दोस्तों होता क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पेट्रोलियम। देखिए होता क्या है, पृथ्वी पर पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? पेट्रोलियम के निर्माण के लिए होता क्या है, आपके भूकंप, ज्वालामुखी या फिर बहुत सारी भौगोलिक क्रियाएं होती हैं, भूस्खलन होता है। तो इसके कारण होता क्या है, आपके पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे
पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के साथ साथ जीव जंतु होते हैं। तो ये जीव जंतु जो होते हैं ये भूस्खलन और इसके साथ साथ ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, इसके द्वारा क्या होते हैं, ये पृथ्वी के धरातल में दब जाते हैं। और इनके दब जाने के बाद क्या होता है, करीब 100 सैकड़ों हज़ारों साल बाद क्या होता है, ये बायोगैस में, पेट्रोलियम में या फिर गैस में बदल जाते हैं। तो इसी से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और मैं बताया जाता हूँ। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। मेथेन जो होता है आपका, मेथेन गैस होता है। मेथेन जिसे कि हम CH4 से लिखते हैं, इसे हम कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं, मेथेन को कहा जाता है मार्स गैस। क्यों कहा जाता है, मेथेन को मार्स गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवों से बना हुआ गैस होता है, जीवों के चारकोल से बना हुआ गैस होता है, इसलिए मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं बनता है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि इसमें से कौन सा आपका मार्स गैस है, CH4, CH3, C2H5OH और आपका एक मान लीजिए दे दिया अमोनिया। तो इसमें से कौन सा मार्स गैस है, तो इसमें से जो आपका मेथेन है वो हो जाएगा आपका मार्स गैस। क्योंकि इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, आपका C2H5OH ये आपका एथिलीन का होता है, NH3 आपका अमोनिया हो गया, इसलिए मेथेन जो हमारा है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पवन चक्की के सही तरीके से चलने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होता है। दोस्तों जो बड़े बड़े खुले जगहों पर या फिर फैक्ट्रियों में पवन चक्की लगाई जाती है, तो वो जो पवन चक्की होती है इसके चलने के लिए वायु का न्यूनतम वेग क्या होता है। पवन चक्की को चलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, और वायु को कितना वेग तक चलना चाहिए कि आपकी पवन चक्की ठीक तरह से कार्य कर सके। तो उसकी जो गति होती है वो 15 किलोमीटर पर घंटा होती है। क्या होती है, 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए आपके वायु यानी एयर की स्पीड, तभी आपका पवन चक्की ठीक तरीके से कार्य कर पाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पवन चक्की के लिए सही तरीके से चलने के लिए, दोस्तों सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको हम स्किप करते हुए आगे चलते हैं। एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर को परिपथ में आर प्रतिरोध में विभवांतर तथा धारा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा तरीका सही परिपथ दर्शाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 100% एग्जाम में बनता है। क्या बताया था आपको हमने, वोल्ट मीटर जो होता है उसको हम रजिस्टेंस के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अमीटर को सदैव हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको ये बताया हुआ था, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वोल्ट मीटर जो होता है इसे हम सदैव समांतर क्रम में और अमीटर को एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके आगे के क्वेश्चन पेपर में यानी 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चंस का थोड़ा टाइप चेंज कर दे, पर आपको इस टॉपिक पे एक क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का परिमाण पृथ्वी की सतह पर कितना होता है। सभी जगह समान है, बी दिया हुआ है आपका भूमध्य रेखा पर 0 है, सी है ध्रुवों पर 0 है, डी है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है वो आपका कितना होता है, 9.8 होता है। ये आपका फिक्स वैल्यू होता है। पर अगर आपको क्वेश्चन में कहीं देता है कि 10 देता है तो आप 10 लेकर के चलते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है जी का, इसका मान होता है 9.8 गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल एक्लीरेशन होता है, जी का परिमाण जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर
भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है, यानी इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दो लेंसों की क्षमताओं का योगफल एवं अंतर। दोस्तों न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। दो लेंसों की क्षमताओं का योगफल एवं अंतर, योगफल जो है वो 204 डी यानी डायोप्टर है और 196 उसका अंतर है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्या होगी? दोनों लेंसों की आपकी फोकस दूरियां ज्ञात करना है। दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को अगर आपने एग्जाम में छोड़ दिया तो आपको काफ़ी अफसोस होगा, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और जो जो दिया है उसको लिखते जाना है। दो लेंसों की क्षमताओं का योगफल एवं अंतर जो है वो 204 डी और 196 डी यानी डायोप्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। दो लेंस की क्षमताओं का योगफल जो है वो 204 डी है। अगर आपका पहला जो लेंस है वो आपका P1 है और दूसरा जो है वो P2 है, तो दोनों का योगफल यानी कि P1 प्लस P2 इक्वल टू आपका दिया है 204। दिया है ना इतना। एक तो 204 हो गया और दूसरा जो है दोनों का अंतर, यानी कि पहला तो हमने P1 माना है लेंस और दूसरा P2, तो दोनों का अंतर यानी P1 माइनस P2 जो है उसका मान दिया है 196। तो दोस्तों समीकरण अगर इसको एक मान लें और इसको समीकरण दो मान लें तो इन दोनों का तुलना करके आप P1 और P2 का मान तो निकाल सकते हैं समीकरण के द्वारा। तो ये हमें नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अगर आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपको आना ही चाहिए। देखिए P1 और P2 का मान निकालेंगे। चलिए हम बता भी देते हैं, आप लोग काफ़ी देखिए P1 और P2 समीकरण एक और समीकरण दो का हम तुलना करेंगे। तो देखिए P1 और P1 यहाँ पर भी है, P1 यहाँ पर भी है, P1 यहाँ पर भी है, तो हमारा हो जाएगा 2P1। हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। दोस्तों P2 माइनस में है और ये P2 प्लस में माइनस में है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो 204 और प्लस 196, यानी कि आपका हो जाएगा टोटल 400। 2P1 इक्वल टू 400। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं डिलीट करके। 2P1 इक्वल टू 400 आ गया हमारा है। जब हम P1 निकालेंगे तो हमारा 400/2 यानी कि 200 आ जाएगा P1 का मान। दोस्तों P1 का मान हमारा 200 आ गया है। अगर हम P1 के मान को इस वाले समीकरण रख दें, इस वाले समीकरण में, तो हमारा P2 का जो मान है वो निकल जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम P2 का मान जब इसमें रखेंगे P1 का मान, तो यहाँ पे हम P1 की जगह पर जब इसका मान रखेंगे तो P2 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4, क्योंकि 200 जब आपका इधर आ जाएगा तो 204 में से 200 माइनस हो जाएगा और P2 का जो मान आएगा वो आपका 4 आ जाएगा। तो हमने P1 और P2 दोनों का ही मान ज्ञात कर लिया है। हमें P1 और P2 का जो मान है वो पता चल गया है। इसके बाद हमको दोनों का अंतर और योगफल तो हमने निकाल दिया और इसके साथ साथ हमने P1 और P2 यानी लेंस की क्षमताओं को ज्ञात कर लिया है। दोस्तों अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है लेंसों की फोकस दूरियां। दोस्तों आपको समझाने में ये क्वेश्चन समय लग रहा है, पर ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में। हमें F1 और F2 ज्ञात करना है, यानी दोनों लेंसों की फोकस दूरियां। तो F1 ज्ञात करने के लिए आपका होता है फार्मूला 100/P1 और F2 के लिए 100/P2 हो जाएगा। सेम आपका यही फार्मूला है, पर यहाँ पे P1 और P2 आपके मान है, नाम है, जो कि आप अपने जो भी रखें वही होगा। तो F1 इक्वल टू आपका 100/P1 हो गया, तो 100 यहाँ पे हो गया और P1 का मान हमने क्या रखा है 200। तो जब आप 100 को 200 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 0.5, जो कि सेंटीमीटर में होगा। यानी हमारा जो F1 है यानी पहली जो फोकस दूरी है उसका मान आ गया 0.5। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें निकालना है F2 का मान। पहला मान हमारा 0.5 आया है, तो अगर आप 0.5 देखेंगे तो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल कट गया। हमारा एक जो मान है वो 0.5 आया है। अब हमें P2 निकालना है, तो जब हम F2 निकालेंगे, हमको F2 निकालना है, तो F2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 100 होगा, 100/P2।
दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा और हमने P2 का मान निकाला था कितना, 4। तो जब हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, जब हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारा जो आंसर है वो क्लियर हो गया है। 25 सेंटीमीटर अगर आप देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आप इस टाइप दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बड़े ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? समानांतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो हैं वो क्या दर्शाती हैं? तो वो दर्शाती हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब एक आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र से निकलता है तो निम्न में से कौन सी राशि बदलती है? जब कोई एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से निकलता है या फिर गुजरता है तो उसके चाल में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है चाल, वो हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन भी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बी जिसे डिनोट करते हैं में बिना विचलित हुए निकलता है, भी व बी में बीच का कोण क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझना होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इम्पॉर्टेंट कहूँ या फिर नहीं कहूँ, पर ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट तो हुआ ही। एक प्रोटॉन भी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बिना विचलित हुए गति करता है। जब आप भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि एक प्रोटॉन भी वेग से या फिर किसी भी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, उसको ध्यान दीजिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी, तो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करते हैं बी से, तो बिना विचलित हुए गति करता है या निकलता है, तो भी व बी के बीच कोण जो होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। दोस्तों इससे पहले आप ये जान लीजिए, हमने जब आपको चुंबकत्व चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जिसमें मैंने एफ यानी बल ज्ञात करने के लिए मैंने बी आई एल साइन थीटा बताया था। अगर आप में से किसी ने भी वो क्लास किया है तो आप जानते होंगे कि ये फार्मूला मैंने आपको बहुत ही बार रिपीट भी करवाया था, याद भी करवाया था, कैसे, बिल साइन थीटा करके, बी आई एल यानी बिल साइन थीटा। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूले पे अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान है और ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बी में बिना विचलित हुए निकलता है या गति करता है, तो भी व बीच के बीच जो कोण होगा वो होगा आपका 0 डिग्री। दोस्तों साइन थीटा का मान अगर हम 0 डिग्री रखते हैं, अगर हम साइन थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा का मान अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन में 0 डिग्री जो होता है वो किसका मान होता है? साइन में 0 डिग्री जो होता है वो किसका मान होता है? तो दोस्तों वो होता है 180 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, पर यहाँ पे साइन 0 डिग्री पूछा है, तो साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो चलिए हम ऑप्शन में मिला लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो समझने का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए यानी बिना किसी गति के निकल जाता है, गति कर जाता है। तो ये भी व बी के बीच में जो कोण होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये सब तो मैंने आपको चुंबकत्व चैप्टर पढ़ाते समय बहुत ही डिटेल में बताया हुआ था। कार्क स्क्रू नियम, ये सभी नियम मैंने बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और बताना संभव भी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो नियम है वो, इसमें दायां हाथ का जो नियम है वो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है वो प्रेरित धारा को बताता है, यानी जो आपकी बीच वाली अंगुली होती है ना, मध्यमा जिसे बोलते हैं, वो आपकी प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। नेक्स्ट, क्रिया एवं प्रतिक्रिया के बल हमेशा एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं क्योंकि वे एक समान होते हैं एवं विपरीत दिशाओं में लगते हैं। ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछ दिया था।
तो ये क्वेश्चन तो इसका आंसर तो आप सभी दे देंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, सॉरी थर्ड लॉ जो है, वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। जैसे कि आप रॉकेट को ले लीजिए। रॉकेट जो है वो जब उड़ता है तो जितना वो अपनी आगे की ओर बल लगाता है उतना ही पीछे की ओर बल लगाता है। सीधा सीधा एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप किसी को लाफा मारते हैं, किसी को गाल पे एक लाफा मारते हैं तो क्या होगा? जितने तेज उसके गाल पे चोट लगेगा उतना ही तेज आपके हाथ में भी चोट लगेगा। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का बल, यानी उसके गाल पे भी चोट लगा और आपके हाथ पे भी बराबर चोट लगेगा। दोस्तों ऐसे में तो किसी इंसान को गुस्सा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको भी चोट लगा, हमें भी चोट लगा, तो जो दोनों का चोट है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, तो विपरीत दिशा में लग रहा है तो दोनों एक समान हो गया। तो वो गुस्सा क्यों हो जाता है? तो ये अपने फ्रेंड से आप ज़रूर पूछिएगा कि जब ये क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ तो तुम हमसे नाराज़ क्यों हो रहे हो? ठीक है? तो ये हुआ क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित कण के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या समानुपाती होगी। दोस्तों ज़रा एक मिनट ध्यान दीजिए। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप यानी कि E1 ग्रुप से फॉर्म को फिल किए हैं तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए डेली मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेते हैं और डेली अपना प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। एक आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या समानुपाती होगी। तो वो होगी कण के संवेग के समानुपाती। संवेग को हम p से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा p यानी संवेग के समानुपाती। आवेशित कण जो है, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी उस वो कण के संवेग के समानुपाती होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध लगभग होता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके 2-3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में और कई सेट में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आप बता दिया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ऑलरेडी ये 3 बार पूछा जा चुका है, तो इसके आगे भी पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। एक वोल्टमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक वोल्ट मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो लगभग 10 पावर 5 ओम के बराबर होता है। 10 पावर 5 ओम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तब परिपथ में धारा क्या होता है? दोस्तों जब शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में धारा काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। आपको ये सब क्वेश्चन तो सही करना ही होगा। अगर आपको ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये सब क्वेश्चन अगर आप गलती कर देते हैं तो आप इस स्पीड से बहुत दूर हैं, बहुत बाहर हैं। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो होता क्या है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आपके 2 वायर होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। एक का आपका मान लीजिए पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक आपका फेज है, एक आपका न्यूट्रल है। तो जब ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो होगा क्या, स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग होगा यानी दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो इसमें करंट जो है वो बहुत ही तेज़ी से फ्लो होगा। आपके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चलने से ही तो धारा बहती है तारों में, किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से ही तो धारा बहती है। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, तो जो करंट का मान होगा वो बहुत तेज़ हो जाएगा और तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बिजली मिस्त्री के पास 2 प्रतिरोध ही हैं लेकिन वह इनसे 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम तथा 9 ओम का काम ले सकता है। इन दोनों प्रतिरोधों का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही हार्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में दिखे तो आपको इससे बचना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम आपको बता देंगे, पर ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है ये आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखिए, एक जो क्वेश्चन है इस टाइप का पूछता है और
90% छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले जो आपका मिस्त्री है ना बिजली का, उसके पास कितने प्रतिरोध हैं? 2 प्रतिरोध हैं। इसको गाँठ मान लीजिए। उसके पास कितने प्रतिरोध हैं? 2 प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध हैं? 2 प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध हैं? 2 प्रतिरोध हैं। कितने? 2 प्रतिरोध हैं। ये आपको याद हो गया। उसके पास कितने प्रतिरोध हैं? कुल उसके पास 2 प्रतिरोध हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपने प्रश्न में ये पढ़ लिया ना, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखिए, लेकिन वह इन 2 प्रतिरोधों से 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम तथा 9 ओम का काम ले सकता है। तो मान लीजिए उसके 2 जो प्रतिरोध हैं, किन्हीं 2 प्रतिरोध जो हैं, मान लीजिए एक प्रतिरोध तो आपका 3 ले लीजिए, मान लीजिए 6 दूसरा है। तो अगर उसके 2 प्रतिरोध जो हैं उसका योग 9 है, उसके कोई 2 प्रतिरोध ऐसे हैं जिसका योग जो है 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक प्रतिरोध R1 हो गया प्लस दूसरा प्रतिरोध R2 हो गया। अगर उसका योग जो है 9 है, ठीक है, इतना आपने कर लिया। आपको पहले मान लेना है 2 प्रतिरोध जो है कोई भी, आप मैंने यहाँ पे 9 माना है, आप 6 भी मान सकते हैं, ठीक है, आप 3 भी मान सकते हैं। तो 3 अगर मानेंगे तो आपका ऑप्शन जो है वो कोई भी सही नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 3 2 5 9 3 12, 3 और 6 आपका 12, 6 और 9, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बैठेगा वो कोई भी सही नहीं बैठेगा। तो हम इसलिए 9 इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका ऑप्शन में कोई भी मान जो है वो 5 के नीचे नहीं है। हमने अगर 3 ले लिया, हमने 6 ले लिया, तो आपके मान में अंतर आ सकता है। तो हमने यहाँ पे 9 लिया है, आप चाहे तो 6 लेकर भी लगा सकते हैं, 6 का भी आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो अगर आपके 2 प्रतिरोधों का जो योग है वो 9 है, ठीक है, तो आप जब भी वो प्रतिरोधों को जोड़ेगा, या तो वो समांतर क्रम में जोड़ेगा या तो श्रेणी क्रम में जोड़ेगा। दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो आप बाकी बच्चों से 4 मार्क्स अधिक ला सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 2 प्रतिरोधों को या तो श्रेणी क्रम में जोड़ेगा या तो समांतर क्रम में जोड़ेगा। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू आपका 9 हो गया। अगर वो समांतर क्रम में जोड़ता है तो आपका 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि उसके पास 2 ही प्रतिरोध है। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, एक आपका R1 एक आपका R2, दोनों को वो समांतर क्रम में जोड़ रहा है। जब आपका इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका R1 इंटू R2 आ जाएगा, और ऊपर आपका आ जाएगा R1 प्लस R2। 1/R इक्वल टू है, अगर आप R इक्वल टू निकालेंगे तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा, R इक्वल टू आपका हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है। R इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इसके बाद हम इसको डिलीट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिलीट करने वाले हैं। इसको हम डिलीट करने वाले हैं। तो हमने 2 प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन निकाल लिया है, R इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा 2 जो प्रतिरोध है R1 प्लस R2, इसको दिया हुआ है 9, ठीक है। तो हम R1 प्लस R2 का मान यहाँ पे रख सकते हैं। क्या हम R1 प्लस R2 का मान यहाँ पे रख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा R इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 का मान हमारा 9 हो गया, और आपके जो प्रतिरोध हैं कुल कितने हैं? 2 प्रतिरोध हैं। जितने भी आपके प्रतिरोध हैं उसको आपको बराबर में रख देना है, आपके 2 प्रतिरोध को जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आगे हो जाएगा, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो R1 इंटू R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने R का मान यहाँ पे 2 रख लिया है। दोस्तों आप कन्फ्यूज नहीं हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे मान लीजिए हम 2 को यहीं पे लिख देते हैं, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे 2 प्रतिरोध है तो हमने 2 लिख लिया है। हमने आपको यहाँ पे आसानी होगी इसलिए हमने यहाँ पे आगे रख दिया है, आपको समझने में आसानी होगी, 2 रख दिया। तो R1 इंटू R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 इक्वल टू आपका 9 दूगुना के 18 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा कि 9 दूना 18 कैसे आया। तो R1 इंटू R2 इक्वल टू आपका कितना आया, 18। दोस्तों हमने R1 इंटू R2 का मान 18 निकाला है, और R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 का मान 9 निकाल दिया है। इसके बाद आपको ज्ञात करना है R1 माइनस R2 का मान, ठीक है।
तो R1 माइनस R2 के लिए आपको फार्मूला याद करना होगा। R1 माइनस R2 इक्वल टू आपका होता है इन द रूट R1 प्लस R2 दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4R1 R2। ये आपका फार्मूला होता है किसका? R1 माइनस R2 निकालने का। तो इसी फार्मूले पे इसको हम निकालने वाले हैं। तो आपका हो जाएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू आपका R1 प्लस R2 का मान कितना आया है? 9 हमने मान रखा है, तो 9 का होल स्क्वायर, ये सब आपका रूट में है, माइनस में 4R1 इंटू R2 का मान हमारा आया है 18। तो यहाँ पे हमने 18 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इतना हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने तो आपको अच्छे से आता है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे R1 माइनस R2 इक्वल टू 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 81, माइनस यहाँ पे 4 इंटू 18 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 72। यानी अगर आप 81 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? 81 में से 72 घटाइए तो कितना आएगा? आपका आएगा 9। ठीक है, 9 ही आएगा ना। जब आप 81 में से 72 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा, लेकिन 9 जो आएगा रूट में आएगा। R1 माइनस R2 इक्वल टू इन द रूट 9 आएगा। क्या आएगा? R1 माइनस R2 इक्वल टू इन द रूट 9 आएगा। ठीक है, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू इन द रूट 9 आएगा, और जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आपसे आ जाएगा 3, क्योंकि 9 का रूट होता है 3। 9 का जो वर्ग निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो R1 माइनस R2 का जो मान है वो 3 आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम उसको भी लिख लेते हैं। R1 माइनस R2 इक्वल टू आपका कितना आ गया? 3। तो इसका मान भी हमने निकाल लिया। दोस्तों बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो आप इसको स्किप कर दे तो आपके लिए बेहतर होगा। पर अगर आप इसको लगाना जान जाते हैं तो आपके 4 नंबर बन जाएंगे। R1 माइनस R2 इक्वल टू 3 हो गया आपका। अब आर आपको क्या करना है? आपको दोनों प्रतिरोधों को ही निकालना है ना। तो आपको पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है? समीकरण मान करके, यानी कि इसको एक समीकरण मान लीजिए, इसको एक समीकरण मान लीजिए, एक समीकरण इसको मान लीजिए। तो इन दोनों का तुलना करके आपको R1 प्लस और R2 का मान निकालना है। जब आप इसको और इसका तुलना करेंगे, इन दोनों का, ऊपर दोनों का, तो आपका हो जाएगा 2R1। 2R1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 9 3 12, यानी कि R1 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 6। R1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब R1 का मान 6 आया तो R1 के मान को आप समीकरण में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में। तो जब R1 इक्वल टू 6 रख देंगे तो आपका R2 का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 9 में से, यानी अगर आप इस वाले समीकरण में रखते हैं, किसमें? अगर आप इस वाले समीकरण में रखते हैं तो आपका R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 है। जब R1 का मान 6 रखेंगे तो R2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। तो दोस्तों इस प्रकार आपने R1 और R2 का मान 3 और 6 निकाल लिया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3 और 6 ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है इससे है, और अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स इससे सुनिश्चित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाती है, उन दोनों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर आप दो आवेशों को, दो आपके आवेश हैं विद्युत के, अगर दोनों की दूरी को घटाकर आधी कर दी जाती है तो उनका जो विद्युतीय बल होगा ना वो बढ़कर 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सघन होना दर्शाता है, क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उनका सघन होना, यानी उसके सघन का समझ मतलब समझ रहे हैं? सघन यानी कि काफ़ी गाढ़ा होना, एक प्रकार से काफ़ी सघन होना, यानी काफ़ी जालीनुमा होना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना। चुंबकीय बल रेखाओं का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब रेखाएं होंगी तो उसी को कहेंगे सघन होना। तो चुंबकीय बल का सघन होगा ना, सघन हो गया यानी बहुत अधिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो वो क्या होगी? शक्तिशाली ही होंगी। जितनी अधिक चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो उतनी ही शक्तिशाली होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जब एक धातु की छड़ के सिरों का बाह्य विद्युत विभवांतर लगाया जाता है तब धातु की छड़ में स्वतः इलेक्ट्रॉन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब एक धातु की छड़ है उसके सिरों का बाह्य विद्युत विभवांतर लगाया जाता है तब धातु की छड़ में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन लगाए गए विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं।
उस पर लगाया जो विभवांतर होगा ना, विभवांतर लगाए जाने का जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो लगाए गए विद्युत विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न है और ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है कि इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ये हार्ड प्रश्नों में से है, तो इसको भी समझाने में काफ़ी समय चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको ये प्रश्न आता है तो इसको आप सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अन्यथा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कल वाली क्लास में हम आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो बता देंगे। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे आपके साथ उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको हम डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रश्न कराते रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और हमारी पिछली बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ की वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।